सर इसमें ये एंगल पे निकालनी है। हाँ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना तीनों, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो भी हो रहा है वो निकालना। इसमें आपको ये बताना आगे क्या होगा, इस रे के साथ आगे क्या होगा। फ्यूचर प्रेडिक्ट करना ऐसे ही इस टाइप से डायग्राम बनाओ, मुझे समझ नहीं आता है। सर एंगल कैसे आएंगे सर इसके? मोबाइल है क्या? नहीं मतलब एंगल स्नेल्स लॉ से आएंगे ऐसे। सर देखो मैं समझाऊं सर, आप समझो सही। देखो साइन एन डी साइन सी इज इक्वल टू एन आर साइन आर। एन डी की वैल्यू डेंसर 2 साइन 20 डिग्री इज इक्वल टू 1 इंटू साइन आर। 2 इंटू साइन 20 डिग्री होती है मल्टीप्लाई। आर की वैल्यू निकाल ले। आर की वैल्यू कैसे निकालती सर? तेरा कितना है साइन आर? 0.68। तो इसमें लिख साइन इनवर्स 0.68। आसान। देखो सबसे पहले आप देखो कि भाई लाइट रे जा कहाँ से रही है? डेंसर मीडियम से। सुन लो ध्यान से, अब लाइट जा कहाँ से रही है? डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम। देखो ध्यान से, लाइट जा रही है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम, ठीक है। तो अगर डेंसर से रेयर जा रही है, डेंसर से रेयर अगर जा रही है तो टीआईआर हो सकता है, लेकिन वो एक कंडीशन पर होता है। कब होता है टीआईआर? जब पहले तो टीआईआर कब होगा वो चेक करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल निकाल लो, साइन सी इक्वल टू रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसर का मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो क्रिटिकल एंगल कितना होगा? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री पर आपका ग्रेजिंग इमरजेंस होगा, 30 डिग्री के बाद टीआईआर होगा और 30 डिग्री से पहले रिफ्रैक्शन होगा। देख लो भाई, ध्यान दो। अब ये देखो इंसिडेंट रे के पहले तो देखो डेंसर से रेयर जा रही है, इंसिडेंट रे कितना है? 20 डिग्री। क्रिटिकल एंगल से कम ज्यादा? कम, तो रिफ्रैक्शन होगा। तो क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन होगा तो रिफ्रैक्टेड एंगल निकालना पड़ेगा। तो लगा लो फॉर्मूला, क्या लगाओगे? 2 मल्टीप्लाई साइन 20 इज इक्वल टू, यहाँ ऐसे कुछ जाएगा, ये रिफ्रैक्टेड एंगल कुछ मिलेगा ऐसा, तो 1 इंटू में साइन आर, ठीक है। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कितना आया आंसर तुम्हें? अरे 2 मल्टीप्लाई 0.34 आया इक्वल टू साइन आर। इसको मल्टीप्लाई कराया 0.68 साइन आर। तो यहाँ मोबाइल वगैरह से कैलकुलेट करा, आर से आया 42 डिग्री। कितना आया? 42। 20 डिग्री से इंसिडेंट कराया, रिफ्रैक्टेड एंगल आया 42 डिग्री, ठीक है। अगला क्या है? किससे इंसिडेंट करा रहे हैं? 30 डिग्री से। क्या ये क्रिटिकल एंगल के बराबर है? हाँ है। तो क्या होगा? ग्रेजिंग इमरजेंस होगा। क्या होगा? ग्रेजिंग इमरजेंस। अरे क्रिटिकल एंगल के बराबर ग्रेजिंग इमरजेंस होगा, तो रिफ्रैक्टेड एंगल कितना आएगा? 90 डिग्री। तुम चाहे तो स्नेल्स लॉ लगा के सॉल्व कर लो तो भी यही आएगा। स्नेल्स लॉ लगाओ, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 मल्टीप्लाई साइन 30 इक्वल टू, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 इंटू साइन आर। साइन आर ही तो निकालना है। 2 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2 साइन आर, ये कट जाएगा, यहाँ से साइन आर कितना आ जाएगा? 1। तो आर की क्या वैल्यू हो कि साइन की वैल्यू 90 डिग्री, तो आर की वैल्यू 90 डिग्री है, साइन 90 होता है 1, तो आ गया आंसर। यहाँ से भी आ जाएगा। अब यहाँ पे करो, अब ये बताओ तुम इंसिडेंट एंगल कितना है?
60। इससे बड़ा है छोटा है? बड़ा है। तो क्या नहीं होगा? रिफ्रैक्शन तो नहीं होगा, क्या रिफ्लेक्शन होगा? सर मैंने साइन √3 लिखा, तो इसमें है नॉट अ नंबर। हाँ, इस वाले में ना। हाँ, तो इसमें स्नेल्स लॉ प्रूफ नहीं होगा ना, इसमें स्नेल्स लॉ वैलिड ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं, रिफ्लेक्शन होगा यहाँ पे। ठीक है, कर लो जल्दी से। वन से बड़ा नहीं होता ना उसमें। समझ आया कैसे करना है क्वेश्चन? आगे तो पहले आपको क्रिटिकल एंगल चेक करना है, फिर आपको देखना अपना इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से स्मॉलर है या क्रिटिकल एंगल के बराबर है, क्रिटिकल एंगल से लार्जर है। स्मॉलर है तो रिफ्रैक्शन होगा, इक्वल है तो ग्रेजिंग इमरजेंस होगा, और अगर लार्जर है तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा, है ना। तो इस हिसाब से आपको सॉल्व करना है। देख लिया? नेक्स्ट टॉपिक है इसी का एप्लीकेशन। टॉपिक का नाम है एरिया ऑफ इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन क्या होता है? मान लो लाइट पड़ रही है यहाँ से, तो ये पूरा चेहरा यहाँ से चमक गया। यहाँ पे क्या पड़ रही है? यहाँ पे छाव पड़ेगी ना। मतलब लाइट नहीं पड़ेगी, तो ये हो गया इल्यूमिनेटेड एरिया, ये हो गया नॉन इल्यूमिनेटेड एरिया। ठीक है। तो जहाँ जहाँ से लाइट निकलेगी वो इल्यूमिनेटेड एरिया हो जाएगा, जहाँ से लाइट नहीं निकलेगी वो नॉन इल्यूमिनेटेड। तो एरिया ऑफ इल्यूमिनेशन देखना। मिटा दे। देखो, मान लो यहाँ है वाटर, और यहाँ एक बल्ब। बल्ब अपनी जो लाइट भेजेगा वो चारों दिशाओं में भेजेगा। सबसे पहली लाइट तो सीधी निकल जाएगी परपेंडिकुलर। क्यों निकल जाएगी परपेंडिकुलर? क्योंकि इंसिडेंट एंगल 0 और रिफ्लेक्टेड एंगल ये बता रखा है पहले। अब लाइट रे मान लो ऐसे आई, ऐसे। यहाँ है वाटर जो कि है एयर के कंपेयर में डेंसर मीडियम। ये डेंसर है, ये रेयर है। तो लाइट रे कहाँ से कहाँ जा रही है? डेंसर से रेयर। अगर लाइट रे डेंसर से रेयर जा रही है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी। ये इंसिडेंट रे, इंसिडेंट एंगल। ऐसा हो सकता है कि लाइट रे ऐसे गई यहाँ से, देखो शुरुआत में तो इंसिडेंट एंगल 0 था, जैसे जैसे यहाँ से लाइट रे निकल रही है क्या इंसिडेंट एंगल बढ़ रहा है? देखो यहाँ इंसिडेंट एंगल कम है, अब यहाँ इंसिडेंट एंगल और ज्यादा हो गया। और मान लो ये इंसिडेंट एंगल है क्रिटिकल एंगल के बराबर। क्रिटिकल एंगल फॉर द पेयर ऑफ वाटर एंड एयर मीडियम। तो इंसिडेंट एंगल कितना है? क्रिटिकल एंगल के बराबर है। निकाल सकते हैं हम इसका इंसिडेंट एंगल। वो क्रिटिकल एंगल आराम से क्या होता है फॉर्मूला? साइन सी इक्वल टू 1/√2
एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका होता है 1.33 या फिर ये लिख लो 4/3, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है तो हो जाएगा 3/4। तो सी बराबर आ जाएगा साइन इनवर्स 3/4 यानी, हाँ ये तो फेमस है 3/4 तो फेमस है, 3/4 फेमस नहीं है, 3/5 फेमस है और 4/5 फेमस है। हाँ वो होते हैं 53 37 जो भी होते हैं। सी इक्वल टू साइन इनवर्स 3/4। चेक करना जरा क्या आंसर है इसका। 0.75 नहीं, 37 37 कुछ नहीं है इसका, नहीं है। बताओ जल्दी से, साइन इनवर्स 3/4 48 तो कितना आ रहा है 48 डिग्री। तो मतलब अगर इंसिडेंट एंगल 48 से बड़ा है तो रिफ्लेक्शन होगा, 48 से छोटा है तो रिफ्रैक्शन होगा, और 48 है तो वो ग्रेजिंग होगी, ग्रेजिंग इमरजेंस। तो ये भाई 48 डिग्री है, तो क्या होगा इस केस में, लाइट रे ऐसे जाएगी अलोंग द इंटरफेस, ऐसे लाइट रे। और मान लो और एंगल बढ़ा के, अब इस बार एंगल जो होगा वो इससे बड़ा ही होगा, 48 से बड़ा होगा, तो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। अब लाइट रे बाहर नहीं निकलेगी, मतलब जो लाइट रे मैक्सिमम बाहर निकलनी थी यहाँ तक निकलेगा, अब इससे अगली जो लाइट रे यहाँ आएगी रिफ्लेक्ट कर जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर, सिमिलरली इस केस में देखो क्या यहाँ कहीं ऐसा होगा, बोलो क्या ये इंसिडेंट एंगल भी क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा, यहाँ पर भी ग्रेजिंग इमरजेंस हो जाएगा और उसके बाद वाली लाइट रे रिफ्लेक्ट करने लग जाएंगी। तो मतलब जो लाइट रे निकलेंगी वो यहां से लेकर यहां तक की लाइट रे निकलेगी, है ना, और ये दोनों बराबर होने चाहिए। अच्छा ये एंगल क्रिटिकल एंगल है तो ये भी क्या होगा, अरे जेड बनेगा यहाँ से, और ये क्रिटिकल एंगल है तो ये वाला भी क्रिटिकल एंगल होगा। अच्छा अब ये डायग्राम जो हमने बनाया 2D डायग्राम बनाया है, और एक्चुअल में 3D होता है। 3D होता है तो क्या होता है, मान लो ये बल्ब है और बल्ब से लाइट रे निकल रही है, तो यहाँ तक निकलेगी लाइट रे, उसके बाद वाली क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। यहाँ तक लाइट रे निकलेगी, उसके बाद वाली रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। इसमें भी यहाँ की तरफ लाइट रे निकलेगी, बाद वाले रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, और यहाँ तक निकलेगी तो एक पूरा सर्कुलर पैच बनेगा जिससे लाइट रे बाहर निकल रही होगी, और उस सर्कुलर पैच के दूर जब दूर जाएंगे तो वहां से लाइट रे क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, तो वहां से लाइट रे बाहर नहीं निकलेंगे। तो ये जो एरिया बनेगा इसको बोलेंगे एरिया ऑफ इल्यूमिनेशन, और इस एरिया का जो रेडियस होगा, यानी ऐसे कुछ एरिया बनेगा यहाँ पे, है ना, और इस एरिया का जो रेडियस हो वो ये होगा, ये रेडियस होगा, दिस इज द रेडियस, और यहां से भी ये होगा रेडियस, ठीक है, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल है। तो इस तरह से एरिया ऑफ इल्यूमिनेशन होता है। ये तो मैंने बल्ब की बात करी, तुम सोचो एक मछली है जो ऊपर आकाश में देख रही है, आसमान में देख रही है, तो वो भी लाइट रे क्या होगा, वो भी लाइट रे जो आ रही होंगी उसके लिए, या उसके लिए उससे आंखों से टकरा के लाइट रे जा रही होंगी, वो भी इस एरिया से जा रही होंगी, मतलब वो इस एरिया के बाद का नहीं देख पाएगी, बस एक इतने ही एरिया से वो पूरे संसार को देख लेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ से मान लो ये मछली है, मछली के आंख से जो लाइट रे गई ऐसे, और ये वाली जो लाइट रे जाएगी वो ऐसे चली जाएगी, तो यहाँ पे कुछ होगा या यहाँ पे कुछ होगा, वो सब कुछ इतने ही एरिया से दिखेगा इसको, ठीक है, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ इल्यूमिनेशन। अब पूछा जाता है बताओ एरिया ऑफ इल्यूमिनेशन बताओ, तो क्या निकालना पड़ेगा, ये रेडियस निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, रेडियस। रेडियस कैसे निकलेगा, क्या ये एंगल पता है हमें, सी, ये ट्रायंगल देखो, इस ट्रायंगल में ये एंगल पता है क्या हमें, ये हमें निकालना है ट्रायंगल के। अच्छा ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री सामने वाला हाइपोटेन्यूस, अच्छा हमें, और ये भी पता है हमें बल्ब हमारा कितना नीचे है, कितनी हाइट के नीचे, हाइट पता है, एंगल पता है, आर निकालना है, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, कॉस थीटा साइन थीटा टेन थीटा। देखो
हम किसकी बात कर रहे हैं? बेस की बात कर रहे हैं। अरे ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस से तो हमें लेना देना है नहीं। ये लेंथ हमें निकालनी है, ये लेंथ हमें पता है, तो क्या यूज करेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan c बराबर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कौन सा होगा बता? आर या एच? परपेंडिकुलर आर। और बेस क्या हो जाएगा? एच। तो हो गया tan c बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से r कितना हो जाएगा? r ही तो निकालना है। r हो जाएगा h मल्टीप्लाई tan ऑफ c। h मल्टीप्लाई tan ऑफ c, ये हो जाएगा आंसर। अब हमें साइन c पता है, बताओ साइन c की वैल्यू पता है 3/4। इसको अगर हम कन्वर्ट करें, r बराबर h मल्टीप्लाई tan c को क्या लिख सकते हैं? साइन c अपॉन, ठीक है। तो r बराबर h मल्टीप्लाई साइन c, तो हमें पता ही है। cos c को साइन c में कैसे कन्वर्ट करें? तो cos c होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर c, ठीक है। ये फॉर्मूला कहाँ से आया? cos c को हमने ये कैसे लिखा? ये फॉर्मूला होता है ऐसे, cos स्क्वायर c प्लस साइन स्क्वायर c इक्वल टू 1, ठीक है। ये 10th में पढ़ा होगा तुमने। तो cos c की वैल्यू निकालो यहाँ से। तो cos c कितना आ गया? 1 माइनस स्क्वायर c, और स्क्वायर था cos स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो हो जाएगा cos c इक्वल टू अंडर रूट। तो ये आ गया तुम्हारा रेडियस का फॉर्मूला। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेडियस। रेडियस का फॉर्मूला आ गया, तो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई मल्टीप्लाई रेडियस का स्क्वायर, ये हो जाएगा एरिया ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक है। लिख लो। ये बनाना। हाँ हाँ बना लो। बनेगा नहीं, दोबारा बनाऊं मैं? बताओ, बना देता हूँ। लो लो आसा, जय बजरंगबली। लो भाई बनाते हैं। ये आपका इंटरफेस, नीचे वाटर, यहाँ पर एक बल्ब रखा है, जब मछली रखी है, तो मछली कितने एरिया से पूरे संसार को देखेगी, वो आपको निकालना है। ये क्रिटिकल एंगल हो गया, इसके बाद का कुछ दिखेगा नहीं। ठीक है, ये बराबर बनना चाहिए, थोड़ा सा बड़ा ऐसा ही बनना है। हाँ ठीक है। तो tan c बराबर हो जाएगा r अपॉन एच। r बराबर h मल्टीप्लाई tan c हो गया साइन c अपॉन cos c, साइन c, और cos c हो गया ये रहा, cos c हो गया अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर c। और साइन c की वैल्यू कैसे निकालेंगे? साइन c जो होगा वो होगा रिफ्रैक्टिव 1 अपॉन म्यू, यही होता है फॉर्मूला। यस सर। और एरिया का फॉर्मूला आ जाएगा पाई आर स्क्वायर।
इस फॉर्मूले को देखें तो एच पता है हमें, सी पता है, सी यहाँ से निकल जाएगा तुम्हारा, तो रेडियस पता लग गया तो एरिया पता लग जाएगा, एरिया ऑफ इल्यूमिनेशन। हाँ भाई लिख लिया, लिख लिया। देखो क्वेश्चन लिखो एक, क्वेश्चन लिखो, एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √2। एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव, लिखो लिखो और क्या, इंग्लिश नहीं सर, इंग्लिश जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √2, इसका इंडेक्स है √2। ये तो आदर्श के बच्चे हैं, इनको हिंदी लिखने में शर्म आ रही है। बताओ। जिसमें एक फिश है, जिसमें एक फिश है और फिश 1 मीटर डेप्थ में है, जिसमें एक फिश है और फिश 1 मीटर डेप्थ में है। आजकल की बुक ऐसे छपनी चाहिए, ऐसी लैंग्वेज में यही समझ आती है। 1 मीटर डेप्थ में है, तो बताओ ऊपर कितने सरफेस एरिया से, तो बताओ ऊपर कितने सरफेस एरिया से फिश को पूरा संसार नजर आएगा। फिश को पूरा वर्ल्ड नजर आएगा, पूरा संसार नजर आएगा। कितने एरिया से फिश को पूरा संसार नजर आएगा। आ जाए एक मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और तुम जल्दी इंग्लिश में पढ़ो यार, लिख तो लियो यार, इंग्लिश में लिखना, लिखो इंग्लिश लिखो, करो जल्दी क्वेश्चन। डायग्राम में बताओ क्या कह रहे हैं, बताना है। अरे पढ़ लो, डायग्राम खुद बनाओ, ट्राई करो, फिर बताते नहीं तो। यहाँ पे वाटर की जगह वो मीडियम दिया हुआ है। तो फिर ऊपर एयर ही है। हाँ ऊपर एयर ही है, कुछ नहीं कहा जाए तो मतलब एयर मान। ये शायद एनिमेशन नहीं दिया था क्वेश्चन ही, ऐसे हिंदी में। एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √2 ऐसे। ये बात मेरे हिसाब से 10 से 15 सेकंड का आंसर है इसमें। रेडियस 1 सेंटीमीटर है, 1 मीटर।
तो एरिया निकालना है। पाई आ जाएगा सारा आंसर। हो गया। बताओ भाई। सबसे पहले क्या निकालना है? साइन सी। सबसे पहले क्या निकालना है? साइन सी। साइन सी हो गया 1/, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √2। तो यहां से पता लग गया क्रिटिकल एंगल है 45 डिग्री। क्रिटिकल एंगल कितना है? 45 डिग्री। ठीक है। अरे साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है ना। तो बस tan c बराबर r/h। tan c बराबर r/h। c की वैल्यू कितनी है? 45 डिग्री। तो यहाँ 45 डिग्री रख लो। 45 tan 45 कितना होता है? 1। तो r = h आ जाएगा। r = h आ जाएगा। अरे tan 45 1 होता है ना। r = h आ जाएगा। h 1 मीटर दिया हुआ है तो r आ गया 1 मीटर। तो एरिया हो गया πr²। पाई इंटू में 1 का स्क्वायर। आंसर पाई मीटर स्क्वायर। मैंने देखा नहीं उसको, मैंने मैं देख रहा था पूरा फॉर्मूला लगा रहा है यहाँ से आता है। मैंने ध्यान नहीं दिया, वो भी है क्या सीधा। हाँ मैंने देखा। अरे सही है। चलो एप्लीकेशन ऑफ TIR लिखो। एप्लीकेशन ऑफ TIR सबसे पहला टॉपिक लिखो। सॉरी, एप्लीकेशन ऑफ TIR में पहला पॉइंट लिखो, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। हाँ बिल्कुल लिखवाएंगे। सबसे पहला पॉइंट है ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। ब्रिलियंस BRI ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। ब्रिलियंस ऑफ डायमंड लगातार चमकता रहता है डायमंड TIR के वजह से। क्यों? क्योंकि डायमंड को जो तराशने वाला होता है ना तो वो डायमंड को कुछ ऐसी शेप में काटता है। डायमंड को कुछ ऐसी शेप में काटता है कि लाइट एक बार उसमें चली गई तो लाइट उसमें ट्रैप हो जाएगी। लाइट एक बार उसमें चली गई तो लाइट उसमें क्या हो जाएगी? ट्रैप हो जाएगी, फिर बाहर नहीं निकल पाएगी, है ना। क्यों? क्योंकि देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इसका, ध्यान से देखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इसका 2.42। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.42। तो जो साइन सी निकालेंगे क्रिटिकल एंगल इसके लिए, तो क्रिटिकल एंगल हो जाएगा 1/2.42। बोलो 1/2.42 क्रिटिकल एंगल हो जाएगी। 1/2.42 करना जरा कितना होता है? मतलब पूरा मत निकालना, मुझे पता 24 डिग्री आएगा, पर मैं ये पूछ रहा हूँ 1/2.42 कितना, बस ये बताओ। 24 डिग्री। अरे वो मुझे पता है, मैं पूछ रहा हूँ 1/2.42 कितना आएगा? 0.41। ठीक है। देखो साइन के तुम एंगल देखो, साइन का तुम एंगल पता है? साइन 0 डिग्री 0 होता है। साइन 30 डिग्री होता है 0.5। साइन 60 डिग्री 45 डिग्री होता है लगभग 0.707। साइन 60 डिग्री होता है 0.8 के आसपास कुछ आएगा। साइन 90 डिग्री होता है 1। साइन में जैसे जैसे एंगल बढ़ाते हैं वैसे वैसे उनकी वैल्यू बढ़ती है। साइन के वैल्यू जितनी छोटी होगी ना, साइन की वैल्यू जितनी छोटी होगी एंगल भी उतना ही छोटा होगा।
हाँ एंगल भी उतना ही स्मॉलर होगा। अब यहाँ पर जो क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला है साइन सी इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33, किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और। तो जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इनकी वैल्यू कम होती है। सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके होती है? डायमंड की। तो इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो नीचे वाली वैल्यू कम है, यस नीचे वाली वैल्यू कम है तो इस ओवरऑल वैल्यू होगी ज्यादा, मोर। यस नीचे वाली वैल्यू कम है तो ओवरऑल वैल्यू होगी मोर, लेकिन नीचे वाली वैल्यू ज्यादा है इसकी। डायमंड का सबसे ज्यादा होता है 2.4, इनका 1.5 1.33 कम है, इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है। तो ओवरऑल वैल्यू होगी मिनिमम, सबसे कम होगी इसकी, ओवरऑल वैल्यू सबसे कम होगी। और जितनी ज्यादा साइन में वैल्यू कम होती है एंगल उतना ही कम होता है। देखो 0.5 के लिए एंगल 1, देखो 0.8 60, और कम हुआ एंगल, फिर और कम हुआ और कम हुआ और कम हुआ और कम हुआ। ऐसे यहां पर ये वैल्यू ज्यादा तो ये वैल्यू, सॉरी ये वैल्यू कम है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू, तो ओवरऑल वैल्यू ज्यादा होगी। लेकिन साइन डायमंड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा होती है तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाती है? मिनिमम होने की वजह से जो डायमंड का रिफ्रैक्टिव क्रिटिकल एंगल आता है वो आता है 24 डिग्री, कुछ कितना आता है 24.4 डिग्री आता है डायमंड का। जबकि इसके लिए बात करें, फिर वाटर के लिए बात करें तो लगभग 42 डिग्री आता है क्रिटिकल एंगल। 42 डिग्री, किसी का कुछ मान लो 48 डिग्री आता है, इसका 42 डिग्री आता है। मतलब जब तक आपका इंसिडेंट एंगल, ध्यान दो, जब तक आपका इंसिडेंट एंगल 42 से ज्यादा नहीं होगा तब तक TIR नहीं होगा। जब तक अगर इंसिडेंट एंगल 48 से ज्यादा नहीं होगा तब तक TIR नहीं होगा। लेकिन इसमें TIR कब हो जाएगा? जैसे 24 डिग्री हुआ या 25 डिग्री हुआ तभी TIR स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे जल्दी TIR किस में होगा? डायमंड में, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है, साइन की वैल्यू सबसे कम है इसमें, साइन की वैल्यू कम है तो छोटे एंगल पर ही TIR होना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए जो डायमंड होता है उसमें उसको इस तरीके से वो उसको काटता है डायमंड को कि जितना भी एंगल इंसिडेंट करे वो सारे के सारे 24 डिग्री से ज्यादा हो। इस हिसाब से उसको काटा जाता है कि जितनी भी लाइट अंदर जाए तो इंसिडेंट एंगल हमेशा किससे ज्यादा हो? 24 डिग्री से ज्यादा। इंसिडेंट एंगल 24 डिग्री से ज्यादा TIR कर जाएगा, रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं। तो मतलब लाइट फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे फिर से देखा एंगल 24 डिग्री से ज्यादा, फिर से TIR कर गया, फिर से यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ पहुंचा तो फिर से देखा एंगल 24 डिग्री से ज्यादा, तो लाइट बाहर ना जाके फिर से अंदर फंस गई। तो इस तरह से ये अंदर ही घूमती रहती है, इसी में घूमती रहती है लाइट, जिसकी वजह से क्या चमकता है। इसको बोलते हैं ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। क्यों इसका इतना ज्यादा TIR क्यों होता है? क्योंकि इसका क्रिटिकल एंगल बहुत छोटा है। क्रिटिकल एंगल क्यों छोटा है? क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होने की वजह से वैल्यू कम हो जाती है, ये वैल्यू कम हो जाती है तो क्रिटिकल एंगल भी स्मॉलर आता है, क्योंकि साइन में जितनी वैल्यू कम होगी उतना एंगल स्मॉलर होगा। ठीक है, तो यही हमें लिखना है, लिखो जल्दी से, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड है। लिखो, इट इज ड्यू टू ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, इट इज ड्यू टू TIR। ये पेपर में आ सकता है इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ इसको इंग्लिश में। इट इज ड्यू टू TIR एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। TIR को कैपिटल T कैपिटल I कैपिटल R, ठीक है। एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, as refractive index of diamond is 2.42, so its critical angle, with respect to air। अच्छा, ये कैसे पता लगा with respect to air? हाँ, so its critical angle with respect to air is जनरली एयर ही होता है। अरे नहीं, यहाँ पे मैंने 1 रखा है ना ऊपर, 1 का मतलब है यहाँ ऊपर क्या रखा मैंने? एयर माना है।
अगर कोई और मीडियम होता तो कुछ और आता आंसर। हाँ, वाटर के अंदर कुछ और आता आंसर, कुछ और आता तो ये एंगल ज्यादा हो जाता, ये वैल्यू ज्यादा हो जाती, ये वैल्यू ज्यादा होती, एंगल ज्यादा हो जाता, एंगल ज्यादा होता तो TIR होने के चांस कम होते। मतलब एक क्वेश्चन अच्छा बन सकता है कि पानी के अंदर डाले तो क्या उतना चमकेगा जितना एयर में चमक रहा है, तो कम चमकेगा, क्योंकि वहां पर TIR एंगल बढ़ जाएगा। अरे वहां पर क्रिटिकल एंगल बढ़ जाएगा, क्रिटिकल एंगल बढ़ जाएगा तो मे बी ऐसा हो सकता है कि एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए और वो लाइट बाहर निकल जाए और वो ना चमके इतना। ठीक है, तो पानी के अंदर डायमंड कम चमकेगा एज कंपेयर टू एयर के लिए। ठीक है, तो क्या बोला हमने, विद रिस्पेक्ट टू एयर। हाँ, विद रिस्पेक्ट टू एयर इज उसके बाद आपको ये लिखना है sin C इक्वल टू 1/2.42 विच इज इक्वल टू 0.41। फिर आपको लिखना है C इक्वल टू 24.4, नहीं है इतना ही लिखना बस, sin C इक्वल टू इतना, इसके बाद ये लिखना है ठीक है। इसके बाद क्या लिखना है, इसके बाद ये लिखना है ये पूरा। सो क्रिटिकल एंगल इज 24.4 डिग्री। तो यहां से जब सॉल्व करके क्रिटिकल एंगल निकालते हैं तो आता है 24.4 डिग्री, जो कि बहुत स्मॉल है, मतलब सबसे स्मॉल इसी का क्रिटिकल एंगल है, विच इज क्वाइट स्मॉल, फुल स्टॉप। So it is cut suitably so that light entering the diamond from any face, light entering the diamond from any face falls at an angle greater than 24.4 डिग्री। तो लाइट किसी भी फेस पर गिर जाए, इसको इस तरह से काटा जाएगा कि वो हमेशा इंसिडेंट एंगल किससे ज्यादा होगा, 24.4 डिग्री से ज्यादा होगा। देयरफॉर इट सफर्स मल्टीपल TIRs, therefore it suffers multiple TIRs at various phases, multiple TIRs at various phases and remain within the diamond failing to come out within the diamond and failing to come out, बाहर आना में फेल हो जाती है, बाहर आने में फेल हो जाती है, failing to come out, hence the diamond sparks, hence the diamond sparks। इसका एक और वो है मिराज, इसका एप्लीकेशन एक और है TIR का, वो है मिराज। धोखा हो जाता है कि पानी है, जबकि पानी होता नहीं है वहां पर, रेगिस्तान होता है। इसी का TIR का एप्लीकेशन है। डायग्राम बनवा देते हैं, इसके बारे में क्या लिखना, कुछ नहीं है। मान लो यहाँ पेड़ है, ये रेगिस्तान है, रेगिस्तान में जो जमीन है वो ज्यादा गर्म होती है, धूप के टाइम में गर्म ज्यादा है, तो यहाँ पे एयर के पार्टिकल दूर दूर होंगे, तो यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा। तो मान लो
लेयर्स बन गई अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की क्या बन गई? लेयर्स। दोबारा बताना आपने क्या बताया? अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की लेयर्स बन गई। वैसे तो कंटिन्यूस लेयर्स होते, यहाँ पे रेत गर्म है ना, तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब यहाँ पे एयर के पार्टिकल्स दूर दूर होंगे, तो एयर के पार्टिकल्स दूर दूर होंगे तो यहाँ रेयरर मीडियम होगा, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाएगा क्योंकि अब इतनी ज्यादा गर्म नहीं रहेगी एयर, तो पार्टिकल्स पास होंगे एज कम्पेयर टू हेयर। ठीक है, तो पार्टिकल यहाँ पर पास पास होंगे, पार्टिकल पास पास होंगे तो यहाँ का डेंसर होगा। तो मतलब जैसे जैसे ऊपर जाएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या ये कह लो ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ेगी, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मिट्टी तो नीचे की ठंडी रहती है। ठंडी कहाँ रहती है, मैं उस मरुस्थल की बात कर रहा हूँ। मरुस्थल क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रेगिस्तान। रेगिस्तान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेजर्ट। तो डेजर्ट की बात कर रहे हैं। तो डेजर्ट में गर्मियों में धूप जब बहुत तेज है तो उस समय की बात कर रहे हैं। नीचे की मिट्टी, अरे नहीं, नीचे की नहीं, जो रेतीली मिट्टी होती है वो गर्म होती है। अरे रात में ठंडी होती है वो, दोपहर के टाइम तो गर्म ही रहेगी ना, तो दोपहर के टाइम की बात हो रही है। ठीक है, तो ये सड़क की भी बात है, मेरे तो सड़क पे भी दिख जाता है पानी सा। ठीक है, हाँ हाईवे पर। तो ये है भाई, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, ऊपर जाओगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, तो ऊपर की तरफ जाने पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है। मान लो ये पेड़ है भाई, ये ले, यहाँ से लाइट रे आई, ठीक है, यहाँ से लाइट रे आई ऐसे, ठीक है, यहाँ पे गई, इस वाले पे लेके आओ, इस वाले पे। हाँ, ऊपर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है और नीचे का कम है, तो लाइट रे जा रही है, ऊपर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, नीचे का कम है, यानी डेंसर से रेयर कंडीशन में मीट कर गई उसके कि डेंसर से रेयर जा रही है। तो डेंसर से रेयर जाने पे क्या होगा? अवे फ्रॉम नॉर्मल, यही तो दिस अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करेगी, फिर यहाँ पहुंची, फिर क्या होगा? फिर से अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब इतना बड़ा एंगल बन जाएगा इंसिडेंट एंगल कि क्या हो जाएगा, ये इंसिडेंट एंगल इतना ज्यादा हो जाएगा कि TIR हो जाएगा। TIR होके यहाँ पहुंच गए, है ना, यहाँ खड़े हो तुम, देख रहे हो लाइट रे आई कहाँ से थी? यहाँ से, यहाँ पहुंच गई आपके पास आंखों में ये लाइट रे। अब हमें लगता है कि लाइट रे तो चलती है सीधी, तो हम क्या करेंगे? इमेज बनाएंगे पीछे की तरफ कि लाइट रे यहाँ से आई होगी, लाइट रे यहाँ से आई होगी, यहाँ पर जो इमेज दिखेगी वो ये वाली इमेज दिखेगी, तो यहाँ इमेज दिखेगी तुम्हें, है ना। तो फिर वो एक हिसाब से चीज उस जगह होती है नहीं, इमेज दिखती है वहां पर। अब इमेज दिख रही है तुम्हें, चीज की इमेज देख रहा है, वैसे तो प्रेजेंट होगी डेजर्ट में, प्रेजेंट है ना, ये रे, ये है तो है, एक्चुअल में तो है, जिनको पानी का होता है। तो सुनो तो सही अब, तो यहाँ से लाइट रे आई और यहाँ पहुंची, तो उसके दिमाग ने देखा कि लाइट रे तो सीधी चलती है, तो उसने यहाँ इमेज बना ली। उसने कहा कि इमेज यहाँ बनी है तो मतलब ये तो यहाँ कोई पानी होगा, यहाँ पर पानी में ही तो बनती है परछाई नीचे की तरफ, तो पेड़ की परछाई बन रही नीचे, क्यों? क्योंकि यहाँ पानी है, दिमाग ने कह दिया कि यहाँ पानी है, तो उसे लगा कि यहाँ पानी होगा, तो पहुंचा वहां पर, तो देखा यहाँ पानी वानी कुछ नहीं है, वो तो इस TIR फिनोमेना की वजह से उसको ऐसा धोखा हो गया कि यहाँ पर पानी है। यहाँ पर इसको इसकी इमेज दिखी क्यों? तो फिर उसने कहा अच्छा इमेज दिख रही है नीचे की तरफ, धरती के नीचे इमेज दिख रही है, तो मतलब यहाँ क्या होगा? पानी होगा, जिसकी वजह से इमेज दिख रही है। तो दिस इज कॉल्ड मिराज। ठीक है, तो मिराज फिनोमेना भी किसका है? TIR का। एक और फिनोमेना होता है ऐसे ही, उसमें क्या होता है, जो जहाज होता है ना ऐसा, जो समुद्र में चलता है, बहुत बड़े बड़े जहाज होते हैं, है ना, टाइटैनिक जैसा जहाज, वो उल्टा दिखता है ऐसा, ऐसा दिखता है वो जहाज दूर से। ठीक है, इसको फिनोमेना को नाम भूल गया मैं, क्या मेरे दूसरे नोटबुक में लिखा हुआ है वो, इस वाले में मैं तुम्हारे सिलेबस में है तो है नहीं, है ना, शेप उल्टा दिखता है इसी TIR फिनोमेना की वजह से। इसको पता नहीं क्या बोलते हैं इस फिनोमेना को,
जैसे इसको बोलते हैं मिराज, ऐसे इसको कुछ और बोलते हैं इसको। ठीक है, ये दोनों किसके एप्लीकेशन है? TIR की एप्लीकेशन है ना, मिराज और ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। नेक्स्ट एप्लीकेशन है नेक्स्ट एप्लीकेशन है, उसका नाम डालो ऑप्टिकल फाइबर्स, ऑप्टिकल फाइबर केबल। मिराज के बारे में खुद लिख लेना, ठीक है, लिखवा देंगे बाद में, कल लिखवा देंगे। अच्छा एक मिनट रुको, इसको क्या बोलते हैं, एक मिनट रुको, शिप ऑप्टिकल ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर केबल दिखता है। हाँ, इसको बोलते हैं लूमिंग, LOOMING, लूमिंग बोलते हैं इसको। ठीक है, लिखो ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर क्या है भाई? जो तुम्हारे इंटरनेट कनेक्शन सारा आ रहा है, ये ऑप्टिकल फाइबर से आ रहा है। ठीक है, और बहुत से एप्लीकेशन है इसके ऑप्टिकल फाइबर के। इंडिया ने लगभग, तुम सर्च करो ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क मैप, ऑप्टिकल फाइबर मैप, तो पूरे धरती पे बिछा पड़ा ऑप्टिकल फाइबर केबल। समुद्र के नीचे ऑप्टिकल फाइबर भरे पड़े हैं, है ना। जितनी भी तुम्हारी कॉल्स वगैरह जा रही हैं, तुम फोन करते हो हेलो, जितने भी, वो सारी ऑप्टिकल फाइबर से ऑपरेट होती है। ऐसा नहीं होता कि तुमने फ़ोन करा हेलो, तुम्हारा सिग्नल गया पहले सैटेलाइट पर, और सैटेलाइट से फिर वहाँ पर मतलब ये है, तुम यहाँ पर हो, तुम्हारा दोस्त यहाँ पर है, ठीक है, अर्थ पर, तो तुमने फ़ोन करा, तो तुमने बोला हेलो, तो यहाँ पर एक सैटेलाइट है, यहाँ से गई सैटेलाइट पर, सैटेलाइट से गई यहाँ पर। ऐसे थोड़ी होते हैं, सैटेलाइट फोन भी तो होते हैं, सैटेलाइट फोन अलग होता है। तो जो तुम्हारा क्या बोलते हैं, जो तुम हेलो बोल रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन पास हो रही है वहाँ से वहाँ, यहाँ से दूसरे देश में कहीं पर भी, वो हो रही है किसके थ्रू? ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू। तो ऑप्टिकल फाइबर पूरे दुनिया में बिछे पड़े हैं, ठीक है, हर जगह, समुद्र के नीचे से लेके सब कुछ। तो तुम्हारे जो फोन पे बातचीत हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तुम्हारे इंटरनेट चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, ऑप्टिकल फाइबर से चल रहा है। इसके नीचे भी पड़ा है ठीक है, देख रहे, तो इसमें उसमें देखना, सर्च करना गूगल पे ऑप्टिकल फाइबर मैप, ऑप्टिकल फाइबर मैप, तो पूरा आपको ऑप्टिकल फाइबर का मैप दिखेगा हर जगह। ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर में जो इंफॉर्मेशन पास होती है वो लाइट की स्पीड से होती है। कितनी स्पीड से होती है? लाइट की स्पीड से। सर यहाँ पे नेट नहीं चलता। ऑप्टिकल फाइबर मैप। ठीक है, सर ये लाइन न दी गई तो ये रही सर, और फिर ये रहा इंडिया का, देखो इसका ऑप्टिकल फाइबर में इंडिया का ये पूरा मैप दिखा रखा है इन्होंने। ये कश्मीर में नहीं है पानी 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 वहाँ पे कम है, ये पुराना होगा मेरे साथ, अब तो पहुँच गया होगा। तो अभी मोदी सरकार में बहुत बिछी है, इसमें तो समुद्र के नीचे बहुत बिछी है, बहुत ज्यादा। अभी 5G कनेक्शन ये हुआ है, बहुत ज्यादा काम हुआ है इस चीज के ऊपर। तो मेन चीज क्या कह रहा था मैं, ऑप्टिकल फाइबर में जो इन्फॉर्मेशन पास हो रही है वो किससे पास हो रही है? वो लाइट की स्पीड से पास होती है, इसलिए आपको टाइम गैप नहीं पता लगता। सर 6.98 लाख ऑप्टिकल फाइबर बिछी 3 साल। तो सब ज्यादा अभी इसी सरकार में बिछी अभी। ठीक है, ठीक है, हाँ क्या, अरे सुन लो भाई, तो ऑप्टिकल फाइबर में जो लाइट इंफॉर्मेशन पास होती है लाइट की स्पीड से होती है, इसलिए आपको टाइम गैप पता नहीं लगता। आपने बोला हेलो, उसने कुछ बोला, आपको पता ही नहीं लगता कि भाई कोई मतलब देर से बोल रहा है कुछ। क्यों? क्योंकि लाइट की स्पीड से इंफॉर्मेशन पास होती है। ज्यादा से ज्यादा कितनी इंफॉर्मेशन दूर जाएगी? मान लो पूरे रेडियस घूम के यहीं आ गया,
इतना बड़ा वो है, मान लो यहीं पूरा और ऐसे घूम के गई, तो इन्फॉर्मेशन कितनी होगी ज्यादा, 2πr घूमेगी। अरे इतना होगा। रेडियस है कितनी, 6400 किलोमीटर। अर्थ की रेडियस यही है, इसको लगाओ जो भी लगाओ, मेरे हिसाब से 0.1 सेकेंड कुछ ऐसा आएगा। लाइट की स्पीड है भाई 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में ट्रेवल करती है लाइट। ठीक है, तो इतनी फास्ट इंफॉर्मेशन ट्रेवल होती है कि आराम से आपको पता ही नहीं चलता। लेकिन दूसरा जो सैटेलाइट वाला फोन है, जिसमें ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्शन नहीं होता, जबकि सैटेलाइट से होता है, उसमें टाइम गैप होता है। तो वो जो वीडियो पर चलते हैं ना, पहले चलते थे शायद, आपको पता नहीं, जैसे तो बात कर रहे होते हैं, हाँ जी आपको हमारी आवाज़ आ रही है, आ रही है, आ रही है, तो बोलता है थोड़ी देर बाद, हाँ जी आ गई आवाज़। तो गैप होता है ना उसमें, 1 सेकंड 2 सेकंड का गैप होता है, तो वो ये वाला फ़ोन होता है। जो हमारा वाला फ़ोन चलता है वो ऑप्टिकल फाइबर पर चलता है, जिसमें लाइट की स्पीड से इंफॉर्मेशन पास होती है, हमें पता ही नहीं लगता। वॉकी टॉकी तो डायरेक्ट है, ऐसा नहीं है कि वहाँ से वहाँ, वो तो डायरेक्ट होता है। हाँ, उसकी तो वो यूं निकालते हैं ना टुकड़ी से वो तो, हाँ, तो वो वाला अलग है। ऐसे कनेक्ट हो सकता है जैसे दूसरी हाँ वही तो, सेम सिग्नल होता होगा, सेम वो क्या बोलते हैं उसको, सेम फ्रिक्वेंसी हो तो मैच कर जाती है, रेजोनेंस कर जाता है। सब लाइट के पास कोई मास होता है? हाँ होता है ना। हाँ, मैटर तो नहीं है, लाइट नहीं है, मैटर नहीं है, वेव है, वेव या पार्टिकल भी कह देते कई बार, पढ़ेंगे अगले से अगला चैप्टर वही है। लिखो जल्दी से, ऑप्टिकल फाइबर, इट इज यूज टू ट्रांसमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स, इट इज यूज टू ट्रांसमिट, हाँ, electromagnetic signals from one point to another point. It is used to transmit electromagnetic signals from one point to another point. The distance between any 2 points, may be thousands of kilometers. The distance between any 2 points may be thousands of kilometers. May be thousands of kilometers. Full stop. Time taken to cover these distances, is in fractions of seconds. तो fractions of second में आप ये डिस्टेंस कवर कर लेते हो, मतलब ये कवर कर लेते हैं डिस्टेंस कवर in fractions of seconds, because speed of electromagnetic signals is 3 into 10 raised to power 8 meter per second. Because speed of electromagnetic signals is 3 into 10 raised to power 8 meter per second. ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो टॉपिक, क्लैडिंग, CLADDING, क्लैडिंग। इट इज ए लेयर ऑफ मटेरियल having lower refractive index. It is a layer of material having lower refractive index that surrounds the core of the fiber. Optical fiber है ना, that surrounds the core of the fiber, comma which has a high refractive index.
which has a high refractive index, which has a high refractive index. नेक्स्ट टॉपिक डालो, पर्पज ऑफ क्लैडिंग। नेक्स्ट टॉपिक डालो, पर्पज ऑफ क्लैडिंग। पर्पज ऑफ क्लैडिंग, इसमें लिखो पहला पॉइंट, इट गिव स्टेबिलिटी टू फाइबर, इट गिव स्टेबिलिटी टू फाइबर। सेकेंड पॉइंट, क्लैडिंग साइज अलाउ फाइबर टू बेंड, क्लैडिंग साइज अलाउ फाइबर टू बेंड। नेक्स्ट पॉइंट, it prevents interference, it prevents interference, it prevents interference। अब इसमें जो ऑप्टिकल फाइबर है टॉपिक है, उसका एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में, वो इतना टफ है कि मतलब अगर मैं तुम्हें आधा घंटा लगा के समझा भी दूं तो पेपर में तुम जब भी छोड़ के आने वाले हो उसको। ठीक है, तो बस हाँ, इसी का एक क्वेश्चन है, बहुत मतलब बढ़िया सा क्वेश्चन है, वो अच्छे लेवल का है। ठीक है, तो मैं इसको बस बेसिक बेसिक बता दूंगा कि है क्या, बाकी वो क्वेश्चन में छुड़वाऊंगा तो मैं। ठीक है, आ भी जाएगा तो छोड़ के जब भी तुम आओगे, वो नहीं होगा पेपर सॉल्व। और वैसे तुम्हारे में तो आने से रहा, तुम्हारे में तो नहीं आएगा, नहीं आएगा तुम्हारे में, नहीं आएगा। ठीक है, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है, नहीं आएगा वो क्वेश्चन, बहुत टफ है। ठीक है, एक बार आ भी चुका है। ठीक है, तो उसको कोई फायदा नहीं करने का। नेक्स्ट हम आज कौन सा वार है? फ्राइडे, संडे को करेंगे, और प्रिज्म खत्म करेंगे संडे को। ठीक है, प्रिज्म नेक्स्ट टॉपिक है, प्रिज्म। ठीक है।